हेलो स्टूडेंट्स, सभी मेरे साथियों को नमस्कार। जो भी जाने पहचाने पुराने नए सभी दोस्तों को नमस्कार और सभी बच्चों को हार्दिक प्यार। और आज अब शुरू करने वाले हैं वो है जो 12th क्लासेस में और चैप्टर नंबर 7 है। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपको मालूम है, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। आपने 11th में आवर्त सारणी को अच्छी तरह से याद कर रखा है और उसमें आपको मालूम है कि एक एस ब्लॉक होता है। उसके लिए हम 11th में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां पर हम कोई चर्चा ऐसी खास नहीं करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि इसके जो बीच बीच में है एक डी ब्लॉक एलिमेंट काउंट किया हुआ है और आवर्त सारणी के कहने का मतलब लेफ्ट साइड एस ब्लॉक और राइट साइड आपको पता है कि वो पी ब्लॉक है। ये ब्लॉक है, एक कॉलोनी है। और वो कॉलोनी कौन सी है? आवर्त सारणी है। उस कॉलोनी के ये ब्लॉक है और इसमें एक और ब्लॉक है जो सबसे नीचे है। तो कहने का मतलब इस तरह से हमारे जो ब्लॉक हैं वो कितने हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कहीं जो कॉलोनीज होती हैं तो वहां उन कॉलोनीज को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, देन हाउस नंबर। तो उसी टाइप से हमारे जो केमिस्ट्री की एक कॉलोनी है पूरी, और वो क्या है? केमिस्ट्री का संसार है और वो है आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी को 4 भागों में इस तरह से बांटा गया है जिससे कि हम अध्ययन कर सकें, जिसमें से आपको मालूम है ये हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। इसमें से 2 जो बात करेंगे 13 और 14 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं और बाकी हम अब 12th में करने वाले हैं। कुछ प्राइमरी स्टडी कह सकते हैं वो हम ये डी ब्लॉक में भी 12th में करने वाले हैं और ये भी जो एफ ब्लॉक है वो भी हम इस 12th क्लास में आप पढ़ने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है, तो यूं करना है कि हमें इतना अध्ययन करना है। तो उसमें से सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आज। सो नाउ वी आर गोइंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर स्टडी पर्पस। तो देखिए आज हम किस कॉलोनी में रहने वाले हैं? सॉरी, ये और उस पी ब्लॉक में आपको मालूम है कितने जो ग्रुप्स होते हैं 13 से लेकर के 18 तक, तो 6 काउंट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। और इसमें जो पीरियड्स होते हैं वो 7 होते हैं। तो ऊपर का तो छोड़ दीजिए, 2 3 4 5 6 और 7। इसमें मैं यहां 1 लिख के छोड़ देता हूं, बाकी जरूरत ही नहीं है। तो ये 13 ग्रुप है, 13 नंबर, ये 14वां ग्रुप, ये 15 है, ये 16 और 17
और ये आपका 18 है। पीरियोडिक टेबल को मैंने आपको 11th में भरना सिखाया है, आपने भी कहीं से, यहां से, वहां से, जैसा भी जो जहां पढ़ा होगा वहां से आपने स्टडी किया होगा। तो देखिए, एज यू नो वेरी वेल, पी ब्लॉक है पूरा, लर्न तो करना ही चाहिए। देखिए, जो ट्रिक्स वगैरह है वो सभी लोग, सभी टीचरों की है, कहीं ना कहीं अदा कदा बनाई हुई है, कुछ हमारी, कुछ कहीं की, किसी की, तो वो तो आपको याद करना चाहिए। और वैसे अगर आपको कंटिन्यूसली एलिमेंट्स याद हो जाएं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको ट्रिक का सहारा लेना पड़े। फिर भी जैसा कि चल रहा है वो हम कराते रहे हैं। तो जैसे बोल देते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन और थैला। देखिए लास्ट वाला है, ये जो पीरियड है 7वां है, ये 7वां पीरियड जो कह सकते हैं कि अभी तक तो इनकम्प्लीट था, पर नाउ डेज ये फिल्ड हो चुका है। ठीक है, तो जिस तरह से जब 12th क्लास में जब हम पढ़ते थे तब तो यहां बिल्कुल था ही नहीं, वो तो 104-5 तक ही था, आज तो 118 हो गए हैं कंप्लीटली। तो यहां देखिए, काशी गए, शंकर प्रभु काशी गए, तो काशी भेज दो। शंकर प्रभु है, घर में रहने वाले हैं नहीं। और आप आगे देखिए, तो कई तरह से बोल सकते हैं। तो आप या तो यूं बोल सकते हैं, कई तरह से याद करते हैं, नाम पता ऐसा, नाम और पता ऐसा हो, सबसे बिंदास हो। बोलने को तो यूं भी बोल सकते हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी है। किसी को भिखारी मत बनाओ, बुरा लगे तो ये अपना लो, किसी को अच्छा लगे रे। और भी बोल देते हैं, जैसे कहीं फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड बोल देते हैं, नाना पाटेकर, असरानी, सब भिखारी। तो देखो, ये तो जिसमें जैसा जोड़ तोड़ कर लो, याद होना है, कोई ट्रिक के नंबर नहीं है, न इस चीज के लिए कोई अहमियत होती है, बस हमें याद होना चाहिए। ये बच्चे हैं, कभी टीपा टापी कर ही लेते हैं, इसीलिए वही चल रहा है। बहुत सिंपल है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो खूब टीपो, मना किसने किया है। 17वां वर्ग आप लोग बच्चे याद करते हैं, हमने भी कराया है। तो यहां कई तरह के हैं, जैसे एक तो जो पहले एक टीवी चलती थी उसके आधार पर बनाई हुई थी। तो जैसे वैसे तो हमें तो याद है, FCLBR बार बार लिखते हो, तो कहां कोई ऐसी समस्या है कि उसको याद करना पड़े। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब याद है तो कई की ट्रिक की जरूरत पड़ रही है। फिर भी अगर जो बच्चों नहीं कर पाते हैं तो बोल देते हैं फुल कलरनेस, ब्राइटनेस इन अकाई टीवी, ये भी याद कर सकते हैं। आजकल और भी एक आध सुनने में जैसे आता है, बनाते हैं, वो भी है। फिर कल बाहर आई आंटी, ये है। तो ये तो ट्रिक है। सच बात यह है कि मैं अपनी बात करूं, जब हम पढ़ते थे मैं कोई ट्रिक का सहारा नहीं लिया था। सही बात तो यह है कि उस समय इतनी बड़ी कोचिंगों का कोई मतलब ही नहीं था। एलन को कोई जानता नहीं था, रेजोनेंस को कोई जानता नहीं था, आकाश धरती पाताल कोई कुछ नहीं जानता था। केवल सेल्फ स्टडी वाला टाइम था, इसीलिए सब कुछ याद ही हमको तब कर रखा था। तो ये ट्रिक तो अब आप लोगों के लिए, सारे के लिए बनाई गई है। तो देखिए, यहां देखिए, हीरा, नीलम, वैसे तो आप याद करो बहुत जल्दी कर सकते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्ट। देखो, याद करने का मतलब नहीं, ऐसा नहीं कोई ट्रिक की जरूरत है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन, कहां इसमें वो समस्या है, अपने आप ही याद है। फिर भी करना चाहें तो हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। ये जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स नाउअडेज, जो हम 118 तक हमारे वैज्ञान पहुंच चुके हैं खोज करते करते, तो वो देख लीजिए। यहां जो पूरा वर्ग ही फिल हो गया है, जिसमें है नियोनियम, इसमें नेक्स्ट है फ्लेरोवियम, फिर है मॉस्कोवियम, फिर है लिवरमोरियम, और वो है टेनेंसाइन एंड लास्ट ऑर्गेन्सन। तो इस तरह से हमारा पी ब्लॉक कंप्लीट होता है। और आपने देखा कि इसमें 6 वर्ग होते हैं, आवर्त सब में वही 7 होते हैं। जहां पहले आवर्त में केवल हीलियम है, बाकी सब नेक्स्ट में है, तो इकलौता है। अब हम स्टडी जो करने वाले हैं, थोड़ा सा और देखिए इसमें।
जहां ये बॉर्डर लाइन की बात होती है, जैसे ये है, इस तरह से चलते चले, चलते चले, चलते चले, चलते चले, चलते चलिए, लगभग यहां इस टाइप के जो बॉर्डर लाइन रेड वाली है, इसका मतलब है कि इधर जो बॉर्डर लाइन के राइट साइड में है वो किस टाइप के एलिमेंट्स हैं और लेफ्ट साइड में है वो किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये तो सब मेटल्स हैं, धातु हैं, और इस साइड में है वो नॉन मेटल्स हैं। अर्थात यहां से लेकर के ये धातुएं और इधर से सारे वो हैं जनरली अधातु तत्व होते हैं। अब इसमें कहीं कहीं हो सकता है कि इस बॉर्डर लाइन के आसपास है, किसी में धात्विक गुण ज्यादा हो जाए, किसी में अधात्विक गुण ज्यादा हो जाए, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जो बॉर्डर लाइन के अड़ोसी पड़ोसी हैं उनमें दोनों का असर होता है। कहने का मतलब अधातु के भी गुण पाए जाते हैं और धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं। इसलिए जो बॉर्डर लाइन जो दिखाई दे रही है उनको एक हम नया नाम और दे देते हैं, जिनको कहते हैं उपधातु, मेटलाइड्स, सबमेटल्स। तो इस तरह से हम नाम दे देते हैं। यहां आप अभी देख चुके थे और आपने पढ़ा है, ये हम 11th में स्टडी कर चुके हैं और अब अपना जो 12th का पार्ट बचा है वो ये रह गया है। तो कितने हो गए बोलो? 1 2 3 4। तो 4 ग्रुप्स का जो स्टडी करेंगे वो हम इन दिस क्लास करेंगे, 12th क्लास में करेंगे। और आप अब उनको पहले तो हम 1 by 1 ग्रुप जो स्टडी करने की बात करेंगे, बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस पर जनरल स्टडी के लिए हमें कुछ जरूरत पड़ेगी और कुछ वो में बात करने चाहेंगे कि 15वां है, 16वां है, 17वां, 18 वर्ग में क्यों रखा है। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी जिक्र होना चाहिए, आपको आना भी चाहिए, और उसके आधार पर हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे कि किस तरह से हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि किसी की मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। तो देखिए, आप इनको तो मैं यहां से हटा देता हूं, बिकॉज दीज 2 ग्रुप्स आर नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स एज यू स्टडी इन 11th क्लास। तो किसी भी वर्ग की बात करें जहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान में रखना है, तो अगर हम 15वां वर्ग देते हैं, 15वें वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता क्या है एक्चुअली, चूंकि NH2 होगा और Np3 होगा, इसका मतलब जो वैलेंस ऑर्बिट होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, 5 होते हैं। आपको भरोसा ना हो तो बना के देख लो। आप नाइट्रोजन का छोटा लग रहा है तो फास्फोरस का बना के देख लो, बड़ा सा लग रहा है। बनाना सबसे आता है, मैंने सिखाया है, और मैंने नहीं सिखाया, किसी भी गुरुजी ने सिखाया है, आना तो चाहिए बस। तो 15वां है, अगर आप बनाते चलो तो 1s2 2s2 2p, ये अभी शुरू में बता रहा हूं, बाकी तो आपको तैयार रहना है। तो देखिए 3s2 and 3p3 काउंट कर सकते हैं। सो 10 इक्वल टू द हीलियम और आर्गन, सॉरी, तो ये आपका नियोन का हो गया 10 है, ठीक, और 5 हो गए 15। तो यहां जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उस 15वें वर्ग के आधार पर, तो इस तरह से मैं, क्योंकि आगे हम जो लिखेंगे वो आप अपना काम करते रहना, ये आपको आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से 16 ग्रुप में वर्ग में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो एक बढ़ा दीजिए, NH2 Np4 हो जाएगा। अगर 17 ग्रुप की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यही बोलो NH2 Np5 हो जाएगा।
18 ग्रुप का जो जनरल और सामान्य इलेक्ट्रॉन के विन्यास की बात करना चाहें तो क्या होगा, बोलो NS2 और Np6। So these elements has the complete octet state। तो अब हम थोड़ा सा इनके बारे में सब कुछ, ये इलेक्ट्रॉन के विन्यास बनाना आपसे आता है, अच्छी तरह से आता है, मैंने सिखाया उन बच्चों पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत इजीली अच्छी तरह से सभी बना सकते हैं, और जो जिससे नहीं आता हो फिर भी वो बच्चे ये तो तैयार करें, आपका बिफोर वर्क है, एडवांस वर्क है, प्री वर्क है। यहां हम समझना चाहेंगे खास बात, एक एक जो ग्रुप है उनकी सभी की ऑक्सीकरण संख्या हम देखेंगे, जिनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, बिना उसके हमको स्टडी कर पाना बहुत कठिन होता है। चलिए इधर ही देख लीजिए। तो एक बार ऑक्सीकरण संख्या पर ध्यान दें। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था ये होती क्या है, ठीक है। आपको मालूम होगा, सपोज कोई एलिमेंट है और वो X है, वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो वो लूज करता है, निष्कासित करता है, या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ग्रहण करता है, तो कह सकते हैं कि किसी तत्व के द्वारा या तो त्यागे गए मतलब माइनस, या ग्रहण किए गए मतलब प्लस, है ना। तो किसी तत्व के द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अगर यहां ये त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन, रिलीज करता है, तो क्या आएगा बोलो, इस पर वो N+ आएगा, और जहां इतने इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लेता है तो उस एलिमेंट पर क्या आएगा, N- आएगा उतना, ठीक। तो यह आपको अच्छी तरह से मालूम है, ज्यादा ऐसी बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। अब हम जो 15वां ग्रुप है, 15 ग्रुप, डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। तो 15 ग्रुप के लिए जानना चाहते हैं, नाइट्रोजन हैज कितना एटॉमिक नंबर होता है बोलो, 7 होता है, याद है ना। तो चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1s2 2s2 2p3। इसका जो वैलेंस ऑर्बिट है वो देखिए, वैलेंस ऑर्बिट की स्ट्रक्चर आप देखते हो तो 2s, ठीक है। सो हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p ऑर्बिटल हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दैट, कंप्लीट। क्या अब यहां होगा क्या कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हो सकती है, वो हम देखना चाहते हैं। नाइट्रोजन के बारे में विस्तार से जब आगे देखना चाहेंगे तो इजीली अगर हम बात करें तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की क्षमता इसमें किस तरह से होगी, चूंकि 5 हैं ऑक्टेट, अष्टक अवस्था इसको पूरी करनी है। तो इसके लिए पहली बात तो ये कि इसकी विद्युत ऋणता अच्छी है, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकता है। और 3 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर सकता है तो ग्रहण करने की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी बोलो, -3। या फिर तीनों जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों को क्या कर सकता है बोलो, निष्कासित कर सकता है। और जब निष्कासित कर सकता है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, कितनी आएगी, +3। अब +3 तो समझ में आ रही है, -3 भी समझ में आती है। लेकिन अगर नाइट्रोजन के बारे में जब वास्तव में देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि ये एक तरफ से सारी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, -3 +1 +2 +3 तमाम तरह की है। तो ये बात हम करेंगे नाइट्रोजन के बारे में विशिष्ट रूप से पढ़ेंगे। तो यहां केवल हम ग्रुप वाइज ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, तो सामान्य तौर से इनकी कौन सी मानी जाएगी, -3 +3। हां, कभी कभी अगर मौका मिले तो देखिए त्यागने की क्षमता हो, ग्रहण करने की क्षमता हो, जिसकी जेब में जितने पैसे हैं वो उतने खर्च कर सकता है, उसके खर्च करने का मन होना चाहिए।
तो अभी इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता? हाँ, त्याग सकता है, पर इनको निकालने के लिए हमको उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जब 2 इलेक्ट्रॉन और निष्कासित हो जाएंगे तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अगर मान लो निष्कासित हो गए तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? +5। अब ये +3 +5 कैसे होती है, इसकी बात आगे समझते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक समस्या और है आगे इसके पास, जैसे इसमें हमने देखा 2s और 2p, तो 2p के बाद 2d कक्षक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि s के बाद p आता है, p के बाद d आता है, तो d आता है तो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दूसरे कोष में केवल s और p ही हो सकते हैं, उसमें d होता नहीं है, और d नहीं होता है तो d जो उपकोष होता है उसकी वजह से जो फैसिलिटी किसी एलिमेंट को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो आगे अब इसमें हम एक दूसरे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। आपको बात समझ में आई? -3 हो सकती है, +3 हो सकती है, +5 भी हो सकती है। विस्तार से और समझने की कोशिश करें। फास्फोरस जो अभी बनाया था 1s2 2s2 2p3 3s2 3p3, ध्यान दीजिए 3p के बाद 3d कक्षक होता तो है, लेकिन हमें यहां पर जरूरत नहीं है, इसीलिए हम नहीं लिखते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमारे पास p तक मौजूद है और p से काम चल रहा है, लेकिन अभी ये खाली पड़ा हुआ है, बल होता जरूर है, जैसा कि नाइट्रोजन में ये d कक्षक नहीं होते हैं। संयोजी कोष में वही 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसकी जो ग्राउंड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉन के विन्यास पर नजर डालें तो नियोन लिख सकते हैं। और इसमें जो 3s 2 और 3p3 ये स्टेट बना करके देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3p, सो इट कैरी 3 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दैट। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें यहां जो आद्य अवस्था है, आद्य अवस्था में वही वाली बात, या तो ये 3 ले सकता है तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था ये व्यक्त कर सकते हैं। जितने संयोजी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं कितने, बोलो 3, तो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये आसानी से त्याग भी सकते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट की, आद्य अवस्था में ये तत्व -3 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं, ये तो रही ग्राउंड स्टेट की बात। अगर हम इसको उत्तेजित अवस्था में ले जाए, ठीक है, कोई क्लास में कोई बच्चा आराम से सुस्ती कर रहा हो, आराम कर रहा हो, थप्पड़ एक लगा देते हैं तो क्या गुरुजी एकदम अलर्ट, तो वो कौन सी है? उसकी वो उत्तेजित अवस्था है, एकदम जगा दे उसको। तो वही वाली स्थिति यहां है। देखिए एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था जिसको कहते हैं, क्या होता है? उस इलेक्ट्रॉन को देखिए, यहां देख लीजिए आप, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 1 2 3, और अभी तो हमने ये बना करके रखी है। ये अभी ग्राउंड स्टेट थी, वही बनाई है, लेकिन उत्तेजित अवस्था हम इसको व्यक्त करना चाहते हैं। और वो कैसे? उत्तेजित अवस्था तब मानी जाएगी जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से किसी हाई एनर्जी वाले कक्षक में जंप कर जाए। तो इसमें से कौन जाएगा? देखिए यहां से, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर रहा है। सो इंडिया टू लंदन गया फ्लाइट से, तो जहां ये गया तो उत्तेजित अवस्था में गया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई बोलो? 5। तो अब पांचों पांडव जंगल में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 हो गए हैं, ऐसी स्थिति में ये पांचों इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि इस वर्ग के तत्व उत्तेजित अवस्था में, किसमें? उत्तेजित अवस्था में +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि कोई भी तत्व जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, उसकी खास विशेषता होती है कि उसके वैलेंस ऑर्बिट में, संयोजी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अनुरूप ही वो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, प्लस वाले धनात्मक में। तो जिस तरह से आपने 15 वर्ग में देखा कि ये कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा सकते हैं, -3 हो सकती है, +3 हो सकती है, +5 हो सकती है। ये इनकी, जिनको हम बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो ये होती हैं, और इसके अलावा हो वो एक अलग बात है। अब यहां देखिए प्लस वाली में भी 2 हैं, प्लस में धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हैं, और उन दोनों में से फिर क्या होगा? एक होगी लोअर और एक होगी हायर, दोनों ही एक है। तो जिसमें लो वाली लो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 कौन सी होगी? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अर्थात हम कह सकते हैं निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, और ये कौन सी हुई? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बारे में जो हम कहना चाहते हैं और आपने पढ़ा है, जहां अक्रिय को प्रभाव लगता है, तो आप प्लीज 11th पर भी फोकस करें और उसका ध्यान दें। नहीं आए तो हमसे पूछिए, किसी भी तरह से जो आपको माध्यम मिले उसके बहाने से पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको 15वें वर्ग के बारे में कहा। अब प्लीज अरे यार, एक तो लाइन नहीं दे, वो ध्यान दे, पढ़ाते पढ़ा ध्यान नहीं रहा यार। चल ये बिल्कुल नहीं आ रहा होगा है ये वाला, इसको अब साफ कर देता हूँ, इधर से लेता हूँ, ठीक है। अरे यार, वो होता क्या है कि उस समय पढ़ाते तो उस समय ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, पर वो थोड़ा सा मैं पॉइंट लगा देता हूँ, उससे ध्यान आ जाता है मेरे को। तो क्या कर रहा है? चलो ये लगा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। हाँ जी, नेक्स्ट। इसी तरह से आप 16वें वर्ग के लिए देखना चाहते हैं। 16वें वर्ग में आप पहला बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन, वो एटॉमिक नंबर 8 होता है, जाना पहचाना है। कितना होगा बोलो? 4। कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। ये चूंकि इसमें डी नहीं होता है, इसलिए हम साथ में एक और लेके चलेंगे, वो है सल्फर। कितना होता है? 60। और बनाना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 and 3s2 3p3 3। देखो, ऑक्सीजन के लिए ग्राउंड स्टेट में जाते हैं, ये तो आपका हीलियम ही है। और यहां देखिए ठीक उसी तरह से यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां 1 और 2 3 और 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। यहां आगे देखना चाहते हैं 2s है 2p है, लेकिन इसमें आगे वही समस्या, यहां 2d कक्षक नहीं होता है, ठीक है। तो केवल s और p से ही काम चलाना है इसको। और यहां आप देख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो? 6
और इसको अष्टक अवस्था प्राप्त करनी है तो क्या कर सकता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि युग्मन हो जाएगा, और ऐसा होने पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हुए अपने संयोजी कोष में अष्टक अवस्था प्राप्त कर सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आद्य अवस्था में -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि इस आद्य अवस्था में से इलेक्ट्रॉन इनको ग्रहण न करके अगर आद्य अवस्था में से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करना चाहें तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बोलो? 2 को क्यों निकाल सकते हैं? तीसरा क्यों निष्कासित नहीं हो सकता है? क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित अवस्था में है और वो आसानी से निष्कासित नहीं हो सकता है। तो केवल सामान्य रूप से ये इस वर्ग के तत्व -2 और +2 आद्य अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अब जैसे हमने फास्फोरस के लिए उत्तेजित अवस्था की बात की थी, इसके लिए भी हालांकि करना चाहेंगे उत्तेजित अवस्था तो ले जाएंगे, इसमें भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा अच्छी तरह से इसमें समझ में आएगा। सल्फर के लिए देखना चाहें, वही यहां से यहां तक क्या है बोलो, नियॉन कंडीशन है, और नियॉन के अकॉर्डिंग आप देखिए हियर 2, हियर 1 2 3 और सल्फर, हाँ 4 आएगा, यहां पर 4 नहीं आएगा, ठीक है। वो फास्फोरस था, तो यहां कितना आएगा बोलो 4, ये 3s हो गया है और यहां 3p हो गया है, 4 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी वही बात, कितनी, ये आद्य अवस्था है, इसकी ग्राउंड स्टेट में है, तो यहां कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, या तो ये 2 ले सकते हैं या 2 दे सकते हैं। इसलिए आद्य अवस्था में इन ग्राउंड स्टेट -2 एंड +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। उत्तेजित अवस्था में पहुंचते हैं। उत्तेजित अवस्था में जाते, व्हेन वी आर गोइंग टू इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सल्फर, देन आपको मालूम है इसके पास एक और व्यवस्था है जो ऑक्सीजन के पास नहीं थी, वो एक्स्ट्रा, कौन सी है? 1 2 3 4 5 डी वाली व्यवस्था है इसके पास। डी वाली व्यवस्था है तो क्या होगा बोलो, ये एस वाली तो पहले पीरियड स्टेट में है और इसकी उत्तेजित अवस्था अगर होगी 1 2 3, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो माइग्रेट गया, और गया तो कितनी हुई ऑक्सीकरण अवस्था बोलो? अब इस उत्तेजित अवस्था में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं अयुग्मित, अर्थात इसमें ये जो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे वो कौन सी होगी? +4। ये एक्साइटेड स्टेट है, उत्तेजित अवस्था है, अभी तो पहली है। जैसे इससे पहले कहा कि किसी बच्चे में हल्का सा थप्पड़ देते नहीं जागता है तो जोर से लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वही स्थिति है कि अभी तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन छलांग लग करके गया है, अभी तो एक जोर से पड़ेगा और ऊर्जा दी जाएगी तो ये भी राजी हो जाएगा, मैं भी जाता हूं। तो देखो ये भी कैसे जा रहा है। तो ये अगर हम फर्स्ट कहना चाहें तो ये कहना चाहेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में से क्या होगा, जहां इलेक्ट्रॉन 3s में से, पहले तो किस में से गया था? 3p में वाला इलेक्ट्रॉन जंप किया था, अब की 3s का इलेक्ट्रॉन जंप करने वाला है। 1 2 3 4 5, तो एक इलेक्ट्रॉन हियर, 1 हियर, 1 हियर, 1 हियर, 1 हियर एंड 1 हियर। सो टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड 6, और 6 देन ऑक्सीडेशन स्टेट, अर्थात जब संयोजी कोष में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 के 6 वो आसानी से निष्कासित कर सकता है, अर्थात ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इस वर्ग के तत्व +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो स्पष्ट क्या होता है कि इस वर्ग के तत्व सामान्य रूप से -2
ठीक है, +2 +4 भी है और +6, इस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। नेक्स्ट, तो इसी के साथ आपने 16वें वर्ग की तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपने ध्यान दी, उनको पढ़ा, समझा। नेक्स्ट, 17वां 17 ग्रुप लिख देता हूं। 17 ग्रुप पता है, 17 ग्रुप है और ग्रुप के एलिमेंट का आपको पता ही है, अभी आपको सामने लिखा, कोई भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है अपने पास, जहां फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सभी तत्वों की याद होने चाहिए। तो प्लीज फर्स्ट फ्लोरीन क्या आएगा बोलो, 1s2 2s2 2p और 5 कितने हो गए, 4 और 5 9 हो गए। आपको अच्छी तरह से विदित है कि इट हैज नो d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट। तो इसकी जो प्रथम, अच्छा पहले तो आधी लेते हैं, ग्राउंड स्टेट, हिंदी में से आधी अवस्था कहते हैं। आधी अवस्था में चलिए, तो यहां ये तो हीलियम, आप संयोजी कोष पर पहुंचिए, तो जहां 2s होता है, देन 2p होता है और देन 2d होता ही नहीं है, व्यवस्था है नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए। तो प्लीज ध्यान देना, 7 इलेक्ट्रॉन हैं संयोजी कोष में, अष्टक अवस्था प्राप्त करनी है। तो इसके पास सिंपल तरीका क्या है बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन अपने संयोजी कोष में ये ग्रहण कर लेते हैं और अपनी अष्टक अवस्था पूरी कर लेते हैं। और जब ऐसा होगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बोलो कितनी होगी, कितनी होगी, -1 होगी। चलिए, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, क्योंकि धनात्मक के लिए, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, जो अकेला इलेक्ट्रॉन है 1, उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है जिससे इसका जोड़ा बन जाए, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन जो बिना जोड़े वाला उसको त्याग सकता है जिससे शेष जोड़े रह जाएं। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन का जो युग्मन कहते हैं वो होना चाहिए, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के और चाहे इलेक्ट्रॉन को दे करके। तो वही व्यवस्था है। तो आपने देखा कि आद्य अवस्था में ये तत्व कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, -1 और +1। अनोदर एलिमेंट्स जहां क्लोरीन इसके जस्ट वाला ले सकते हैं, वहां पहुंचिए। तो पूरी तरह से अगर व्यवस्था देखें तो क्या समझ में आता है, 3s2 और 3p, यहां पर क्या आएगा, 4 के बाद 5 टोटल कर सकते हैं। तो ये पूरा नियोन 10 और 7 17 होते हैं। अब इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो तो वही दिखेगी आपको, इसको छोड़ो, ये नियोन है, ग्राउंड स्टेट वो वही है। आद्य अवस्था में जैसा कि फ्लोरीन में है वैसा यहां पर होगा, और इस अवस्था में -1 और +1 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाएंगे। चूंकि यहां ध्यान रखें इसके पास D कक्षक उपस्थित होते हैं, और D होते हैं, D की फैसिलिटी है। तो यहां पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दें, लंदन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वैसे एक एक करके भेजते हैं। कहने का मतलब है कि इसकी फर्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें से क्या होगा,
डी लेके आए, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं, इसमें 1 2 3 4 और 5। आद्य अवस्था में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चूंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर 3p से 3d कक्षक में ट्रांसफर किया जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट ऑक्युपाई कर सकता है, व्यवस्था है ना, इसलिए तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाओ और फ्लाइट में भगाओ, पहुंच गया लंदन। तो यहां इसके पहुंचते ही कितने अकेले हो गए, बोलो 3, अर्थात ऐसी इस अवस्था में इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो कितनी होगी, +3 होगी। हाँ जी, आगे ध्यान दो। अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई, इसको क्या बीमारी, ये भी तो जा सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो दूसरे को क्या परेशानी, वो भी तैयार है, मुझे भी जाना है। तो देखिए यहां से एक तो पहुंच गया है, ये भी जाएगा इधर, इसको भी भगा दो, ठीक है। तो यहां से ये भी चला गया और ये चला गया, तो अब इसकी जो द्वितीय उत्तेजित अवस्था है अर्थात सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, उसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, बोलो +5। अभी तो ये भी तैयार है, क्या मैं रह गया हूं तो मुझे भी तो जाना है। तो इसका मतलब जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, और वहां अगर देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा ये, अर्थात जो 3s का इलेक्ट्रॉन है वो भी कहां पहुंच रहा है, 3s से 3d कक्षक में जब ट्रांसफर करता है तो उत्तेजित अवस्था में वो भी पहुंच जाएगा। और ऐसी अवस्था में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। और आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 7 है तो यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, बोलो +7। तो आपने देखा क्या चीज, बोलो -1 +1 +3। रिजल्ट ये होता है कि इस वर्ग के तत्व -1 +1 +3 +5 और +7 ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब इसके बाद वो है 18 वर्ग 18वां ग्रुप, 18वां समूह। तो 18वें ग्रुप में आपको पता है अक्रिय गैसें हैं, तो हीलियम और नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, इस टाइप जो अक्रिय गैसें हैं। तो इनके बारे में आपको पता है कि हीलियम है, उसका जो वैलेंस ऑर्बिट है वो डबलेट स्टेट में है, चूंकि उसका 1s2 है, ऑक्टेट स्टेट में नहीं होता है। बाकी सब में जो भी अवस्था होती है वो np ns2 np6 अर्थात कंप्लीट अष्टक अवस्था होती है, जो एक स्थायी अवस्था होती है, पूर्ण पूरित अवस्था होती है, ठीक है, पूर्ण पूरित अवस्था होती है। इसलिए सामान्य रूप से तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये न तो इलेक्ट्रॉन त्यागने में इंटरेस्ट लेते हैं और न इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्ट रखते हैं, ये तो बिल्कुल अक्रियता के रूप में रहते हैं। परंतु फिर भी जो केमिस्ट्री ऑफ द इनर्ट गैसेस नाउअडेज डिस्कवर्ड है ना, तो
तो इसके बारे में जो केमिस्ट्री अब तो काफी हो चुकी है, ये पुरानी बात थी कि जब ऐसा नहीं होता था, तो अर्थात ये इससे अगर बात करें तो ठीक उसी तरह से इस वर्ग के तत्व भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाएंगे, दर्शा सकते हैं। कैसे है? तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में जो मैंने आपको आज बताया है वो केवल इतनी सी काम की चीजें हैं। आगे हम विस्तार से ग्रुप बाय ग्रुप डिस्कस करेंगे, और ये तो आपको खैर वैसे याद ही है। 15वें वर्ग के तत्वों को क्या नाम देते हैं? प्लीज अटेंशन हियर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 11th क्लासेस क्या नाम बोलते हैं? नाइट्रोजन परिवार, ये दूसरा नाम है निकोजन्स। पढ़ेंगे इसमें, और यूं मान लीजिए वैसे मैंने बता दिया है। 16वें वर्ग के तत्वों को चैल्कोजन्स, 17वें वर्ग के तत्वों को हेलोजन्स, और 18वें वर्ग के तत्वों को अक्री गैस तो नाम सुनाई है, एक और इंग्लिश के अकॉर्डिंग कहते हैं एरोजन, तो जन के रूप में ही है। निकोजन, चाल्कोजन, हेलोजन और एरोजन। तो मैंने आपको आज थोड़ा सा जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हुए आज ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में कहा है, और नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं।